एवरीवन, हमारे 11th इकोनॉमिक्स के टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइजेस हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, और इस सीरीज का आज का लास्ट चैप्टर है, दैट इज चैप्टर नंबर 10, इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। तो लेट अस डिस्कस द टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज फ्रॉम पेज नंबर 68। लेट अस सी क्या है। सबसे पहले चूज द करेक्ट ऑप्शन, स्टेटमेंट्स दैट आर ट्रू अबाउट प्लानिंग कमीशन। अब बच्चों देखिए यहाँ पे बोले गए कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू है, तो वन बाय वन वी आर गोइंग टू रीड ऑल द स्टेटमेंट्स एंड देन वी विल सी ऑप्शंस में हमें क्या क्या दिया गया है। प्लानिंग कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1950, दिस इज ट्रू। ओके, द प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, ये भी सही है। इकोनॉमिक प्लानिंग इज अ टाइम बाउंड प्रोग्राम, ये भी बात सही है। इकोनॉमिक प्लानिंग इज बेस्ड ऑन प्री डिटर्मिन्ड ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग क्यों करते हैं? कुछ ऑब्जेक्टिव है दिमाग में, वो अचीव करने के लिए तो प्लान्स बनाते हैं, ये भी सही है। तो कौन से स्टेटमेंट ट्रू है? सारे के सारे, ए बी सी एंड डी। तो ऑप्शन कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर 2। ओके, आगे स्टेटमेंट्स दैट आर इनकरेक्ट रिगार्डिंग इंडियाज 5-year प्लान्स। अब देखो बच्चों यहाँ पे कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो हमें बतानी है। बहुत बार हम गलती कर देते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट को यहाँ पे लिख के आ जाते हैं। नहीं, ऊपर वाले में हमें पूछा गया था विच आर ट्रू, यहाँ हमें पूछा गया है विच आर नॉट ट्रू। जो फॉल्स स्टेटमेंट है वो यहाँ पे अभी हमें यहाँ मार्क करना होगा। अब लेट अस सी, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट 5-year प्लान वाज डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, दिस इज ट्रू, राइट। आगे सोशल वेलफेयर एंड पॉवर्टी इरेडिकेशन वर प्राइम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ 7th 5-year प्लान, ये भी ट्रू है। नेक्स्ट, बाय द सेकेंड 5-year प्लान फोकस इंक्रीज ऑन फास्टर एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, नहीं, ये तो 12th 5-year प्लान में हुआ। सेकेंड 5-year प्लान में हमारा हेवी इंडस्ट्रीज में फोकस था, सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। आगे डेवलपमेंट ऑफ बोथ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री वर मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द थर्ड 5-year प्लान, ये भी सही है। तो कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? ओनली सी इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो देखिए ऑप्शंस में क्या है, ऑप्शन नंबर 3। ओके, यहाँ पे गलती से हम क्या कर देते हैं, ए बी डी इज ऑल्सो एन ऑप्शन। देखो यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, बिकॉज दीज आर ट्रू स्टेटमेंट्स, तो ए बी डी लिख के नहीं आना है। हमें क्वेश्चन में पूछा गया है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, तो इनकरेक्ट सिर्फ ही है। ठीक है, आगे आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। इकोनॉमिक प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है? इट इज अ टाइम बाउंड प्रोग्राम। नेक्स्ट 12th 5-year प्लान, 12th 5-year प्लान में क्या किया हमने? फास्ट एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। नीति आयोग, नीति आयोग क्या है? इट इज अ थिंक टैंक ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। एंड लास्ट, नीति आयोग वाइस चेयरपर्सन ही इज सिलेक्टेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो हमारे ऑप्शंस आ जाएंगे 1D, 2C, 3B एंड 4A। कौन सा है देखो, this is our answer, option number 3. Next, choose the correct statement. Statement 1, नीति आयोग takes note of dynamic change in the Indian economy, ये true है। Statement number 2, considering the economic, social and technological differences in underprivileged districts, the body plans to implement various programs and bring economic changes, ये भी सही है कि अलग अलग सेक्टर्स का, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का डेवलपमेंट का लेवल अलग अलग है, वहां की जरूरतें अलग अलग है, और उस हिसाब से यहाँ पे हम प्लानिंग करते हैं नीति आयोग में, राइट। सो दोनों स्टेटमेंट्स अपने आप में सही है। नाउ लेट अस लुक एट द एक्सप्लेनेशन। ऑप्शन स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, यस। स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, करेक्ट। स्टेटमेंट 2 इज द रिजल्ट ऑफ स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 1 में हमें बोला गया है नीति आयोग टेक्स नोट ऑफ डायनामिक चेंज इन द इंडियन इकोनॉमी। स्टेटमेंट 2 में बोला गया है दैट कैसे अलग अलग इकोनॉमिक, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं, अलग अलग प्रोग्राम्स यहाँ पे इंप्लीमेंट करता है नीति आयोग अलग अलग जरूरतों के हिसाब से। तो क्या हम कह सकते हैं दैट स्टेटमेंट 2 इज द रिजल्ट ऑफ स्टेटमेंट 1? यस, बिकॉज डायनामिक चेंज का ध्यान रखता है नीति आयोग, एंड दैट इज वाई इस तरह अलग अलग मेजर्स वो लेते हैं। सो वी कैन से दैट स्टेटमेंट 2 इज द रिजल्ट ऑफ स्टेटमेंट 1। तो यहाँ पे C will be our answer. Yeah? Next, give economic terms. Conscious and deliberate choice of economic priorities by some public authority.
इसे हम कहते हैं बच्चों इकोनॉमिक प्लानिंग। This is one of the definitions that has been given. Okay, next, a group of people called forth by the government to discuss various problems and try to find out solution. इसे हम कहेंगे think tank. हमारी think tank कौन है? गवर्नमेंट की नीति आयोग. Okay, next, identify and explain the concepts from the given illustrations. Number 1, Riley's mother maintains a books of accounts for household purpose and plans the expenditure accordingly. तो क्या कर रही है उसकी मदर? यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रही है एंड एक्सपेंडिचर को प्लान कर रही है, मतलब वो बजटिंग भी कर रही है. तो कैसे लिखेंगे? लेट अस सी. दिस कॉन्सेप्ट इज प्लानिंग एंड बजटिंग. एक्सप्लेनेशन. As Siley's mother is maintaining a book of account to evaluate the income and expenditure of the family, she is budgeting the household income and expenditure by planning the expenditure in a systematic manner as per priorities of the household. मतलब हमें पहले तो पता होना चाहिए कितना इनकम है और कितना एक्सपेंडिचर है, राइट? और ये जो खर्चा है वो किस तरह से करेंगे, कैसे प्लान करना है, कहाँ पे जरूरत है, अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी वो खर्चा करना है. तो ये सब को हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं बजटिंग. What is Siley's mother doing? She is doing exactly that. She is planning the income and expenditure by maintaining a book of accounts. Hence, the illustration is related to the concept of planning and budgeting. इस तरह पॉइंट वाइज लिखोगे बच्चों तो डेफिनेटली आपको पूरे मार्क्स देने ही है एग्जामिनर ने. ठीक है, बीट अराउंड द बुश करोगे, पैराग्राफ राइटिंग करोगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट. रमाबाई gets a subsidy on domestic LPG directly transferred to her bank account. इसे हम कहते हैं बच्चों direct benefit transfer. क्या है वो? देखिए, direct benefit transfer scheme. Explanation. It is a kind of social protection measure aimed to transfer government subsidies directly into the bank account of the beneficiaries with the purpose of removing leakages in the delivery system and enhancing financial inclusion. पहले भी ये जब सब्सिडी का बेनिफिट मिलता था, लेकिन क्या होता, अगर ये डायरेक्टली बैंक अकाउंट में नहीं गया तो इसका फायदा उठाते थे बहुत सारे मिसक्रिएंट्स इन द सोसाइटी एंड जिसे बेनिफिट की जरूरत है उस तक वो पैसा ही नहीं पहुंचता था. तो इसीलिए क्या किया गया? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर. मतलब उसके बैंक अकाउंट को अटैच कर दिया और वो पैसा डायरेक्टली बैंक अकाउंट में ही जाएगा. का मतलब यहाँ पे कोई भी मिडलमैन नहीं है, कोई भी नहीं है जो ये फायदा उठा सके ऐसे लोगों का जिन्हें एक्चुअली पैसों की जरूरत है, ऐसे लोगों का जिन्हें वो बेनिफिट एक्चुअली ट्रांसफर होना चाहिए. तो दैट इज व्हाई डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम ने क्या किया? सारे जो लीकेजेस थे वो रिमूव कर दिए. मतलब अब ये जो बेनिफिट है वो डायरेक्टली उन तक ही पहुंचेगा जिनके लिए ये स्कीम बनाई गई थी. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम. नेक्स्ट. To solve classroom-related issue, the teacher forms a group of students. This group discusses the problems and find solutions to it. अभी ऐसा ग्रुप जो प्रॉब्लम्स को डिस्कस करता है और उनके लिए सॉल्यूशंस बनाता है, इसे हम यहाँ पे क्या टर्म देते हैं? इसे हम कहते हैं थिंक टैंक. हमने देखा है नीति आयोग इज द थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट. तो कैसे लिखना है? देखो, कॉन्सेप्ट थिंक टैंक. एक्सप्लेनेशन. थिंक टैंक इज अ ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स who are gathered together by an organization in order to consider various problems, try and work out ways to solve them. अलग अलग problems को हम देखेंगे और we are going to discuss the solutions to those problems. तो ऐसा जो group of experts है उसे हम कहते हैं think tank. Okay? The teacher forms a group of students to discuss problems and find solutions to them. Hence, this illustration is an example of think tank. आगे. आंसर द फॉलोइंग. अब ये जो आपको आंसर द फॉलोइंग में सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं बच्चों, ये 5 क्वेश्चंस. एक्सप्लेन द फीचर्स, टारगेट्स ऑफ 12th 5-year प्लान, स्ट्रक्चर ऑफ नीति आयोग, फंक्शंस ऑफ नीति आयोग एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन प्लानिंग कमीशन एंड नीति आयोग. ये सब मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है. आई एम गिविंग द लिंक ऑफ द प्लेलिस्ट हियर. सारे लेक्चर्स में वी हैव इंक्लूडेड दीज क्वेश्चंस. Do go and check out. सारे आंसर्स आपको वहां पे मिल जाएंगे. ठीक है, आगे.
State with reasons whether you agree or disagree with the following statement. Number 1, state governments have more significant role to play under Niti Aayog. Yes, we agree with this statement. पहले प्लानिंग कमीशन था, बट प्लानिंग कमीशन को निकाल के नीति आयोग फॉर्म किया गया, एंड यहाँ पे अभी स्टेट गवर्नमेंट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल मिला है. लेट अस सी. I agree with this statement. Reasons. The Planning Commission has been replaced by the National Institution for Transforming India, Niti Aayog, since 2015. नीति आयोग aimed at expanding the role of states. जो states का role है वो पहले limited था, अभी नीति आयोग ने उसे expand कर दिया. It aimed to make the states role more positive in collaboration with the center. अभी सेंटर के साथ मिलके कोलैबोरेट करके स्टेट्स को अपने फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, एंड उनका रोल भी अभी बढ़ गया है. नीति आयोग सपोर्ट स्टेट्स इन एड्रेसिंग देयर ओन चैलेंजेस, बिल्डिंग ऑन स्ट्रेंथ्स एंड कंपैरेटिव एडवांटेजेस. हर एक स्टेट के अपने अपने अलग अलग एडवांटेजेस है, और हर एक स्टेट के अपने अपने अलग अलग चैलेंजेस भी है. वी कैन जनरलाइज द चैलेंजेस. ओके, तो हर एक स्टेट के चैलेंजेस को हम कैसे टैकल करेंगे, उनके जो भी ज्योग्राफिकल एडवांटेजेस है उनका हम कैसे यूज करेंगे, ये सब नीति आयोग स्टेट्स के साथ डिस्कस करता है और उन्हें सपोर्ट करता है फॉर देयर डेवलपमेंट. नीति आयोग रीस्ट्रक्चर्ड द प्लानिंग प्रोसेस, दैट इज फ्रॉम विलेज टू नेशनल लेवल. नीति आयोग ने क्या किया, छोटे छोटे विलेजेस से लेके पूरे स्टेट लेवल, नेशनल लेवल तक सारे के सारे यहाँ पे जो भी हमारे ज्योग्राफीज है उनका यहाँ पे प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग शुरू किया है. तो यहाँ पे हमने सब कुछ अकाउंट कर लिया है इन नीति आयोग. फ्रॉम विलेजेस टू द नेशनल लेवल ऑल द प्रॉब्लम्स आर गोइंग टू बी सॉल्व्ड. चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल स्टेट्स आर इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ नीति आयोग. सारे स्टेट्स के जो चीफ मिनिस्टर्स है दे आर अ पार्ट ऑफ द नीति आयोग, एंड हेंस हम यहाँ पे कहते हैं दैट जो स्टेट्स का रोल है वो अंडर नीति आयोग बढ़ गया है. ठीक है, आगे. फंक्शंस ऑफ प्लानिंग कमीशन हैज बीन ट्रांसफर्ड टू नीति आयोग. ये तो सही स्टेटमेंट है ना, नीति आयोग इसीलिए बना गया बिकॉज जो प्लानिंग कमीशन है उसे रिप्लेस किया गया. अब बच्चों यहाँ पे अगर आपको ज्यादा डिटेल में पूछा जाएगा, ज्यादा मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, तो आपको पूरे फंक्शंस नीति आयोग के एक्सप्लेन करने हैं. वो मैंने इस लेक्चर में दिए हैं, यहाँ पे मैं लिंक दे रही हूँ, यू कैन गो थ्रू दैट. लेकिन अगर आपको ब्रीफ में पूछा गया तो आपको कैसे लिखना है, लेट अस सी. I agree with this statement. Reasons. Niti Aayog was established on 1st Jan 2015 in place of Planning Commission. Earlier, Planning Commission was enjoying the powers to allocate funds to the ministry and state government. Allocation of funds कौन करता था? Planning Commission. लेकिन अब ये कौन करता है? अब नीति आयोग करता है. नीति आयोग performs the functions of allocation of funds to the central and state गवर्नमेंट. तो ये सब अभी नीति आयोग देखता है, और भी सारे जो फंक्शंस है वो आप इलस्ट्रेट कर सकते हैं अगर ज्यादा मार्क्स के लिए ये सवाल पूछा जाए. एंड दैट इज व्हाई वी कैन से दैट फंक्शंस ऑफ द प्लानिंग कमीशन हैव बीन ट्रांसफर्ड टू द नीति आयोग. नेक्स्ट. The objective of 12th five-year plan was to achieve a faster, sustainable and inclusive growth. Right? So this is a true statement. We agree with it. तो कैसे लिखना है? Let us see. I agree with the given statement. Reasons. 12th five-year plan 2012 से लेके 17 तक focused on the objective of a faster, sustainable and inclusive growth. The plan aimed at encouraging the development of India's agriculture, education, health and social welfare. मतलब बहुत सारे सेक्टर्स को साथ में लेके इंक्लूसिव ग्रोथ होना चाहिए. इससे पहले हम एक एक सेक्टर को टारगेट करते थे, बट 12th फाइव-ईयर प्लान में इंक्लूसिव ग्रोथ को हमने टारगेट किया. इट ऑल्सो एम्ड एट क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट थ्रू डेवलपिंग इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. मतलब बहुत सारे सेक्टर्स का साथ में मिला के हम ग्रोथ करेंगे. ये 12th फाइव-ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव था, एंड दैट इज व्हाई वी अग्री विद द गिवन स्टेटमेंट. Next,
रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था, वी आर गोइंग टू लुक एट द क्वेश्चंस एंड देन वो क्वेश्चंस का आंसर्स वी आर गोइंग टू फाइंड आउट इन द पैराग्राफ। सबसे पहले, वेयर इज द यूनियन बजट यूजुअली प्रेजेंटेड? देखिए, द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेजेंट्स द यूनियन बजट बिफोर द पार्लियामेंट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ फेब्रुअरी एवरी ईयर। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल गया यहाँ पे हमें। नेक्स्ट, what all aspects are considered while preparing the budget? Let us see. The budget, also referred to as annual financial statement, reflects the estimated receipts and expenditure of the government for a particular financial year that begins on 1st April and ends on 31st March. Changes in the tax structure are suggested in the budget. Besides this, provisions are also made for allocating expenditure on defense, education, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हमारा क्वेश्चन है, व्हाट एस्पेक्ट्स आर कंसिडर्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग द बजट? तो सबसे पहले क्या है, टैक्स स्ट्रक्चर, चेंजेस इन द टैक्स स्ट्रक्चर सजेस्ट किए जाते हैं, और प्रोविजंस आर मेड फॉर एलोकेटिंग एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस, एजुकेशन, R&D एटसेट्रा। तो ये एस्पेक्ट्स कंसिडर किए जाते हैं जब बजट किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाई इज डेट ऑफ प्रेजेंटिंग द बजट शिफ्टेड टू 1st February? लेट अस सी। The date for presenting the budget has been shifted to 1st February every year. का मतलब इसके बाद इसका रीजन होगा। Let us see. This enables generation of funds well in advance prior to commencement of the financial year. Financial year commence होता है 1st April को, तो अगर हमें थोड़ा टाइम मिलेगा तो यहाँ पे जनरेशन ऑफ फंड्स इजी हो जाएगा। वेल इन एडवांस होता है तो आसान हो जाएगा, इसलिए 1st February को बजट प्रेजेंट होता है। सो दिस इज आवर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। लास्ट, एक्सप्लेन द टर्म बजट। देखिए यहाँ पे हमें दिया गया है, द बजट ऑल्सो रिफर टू एज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट फॉर अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। तो बजट क्या होता है? इट इज अ स्टेटमेंट विच रिफ्लेक्ट्स एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर फॉर अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। ये हमारा लास्ट आंसर हो गया। ओके, इस तरह बच्चों जब भी आपको पैराग्राफ दिया जाता है और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पहले क्वेश्चंस पढ़ो देन पैराग्राफ पढ़ो, तो आपका यहाँ पे टाइम सेव हो जाता है। और ऐसे ही आपको वो आंसर्स उठा के आपके आंसर शीट में लिखने हैं, आपको खुद के वर्ड्स में लिखने की जरूरत नहीं है, एज लॉन्ग एज आपको ये नहीं पूछा जाता दैट आंसर इन योर ओन वर्ड्स या एक्सप्रेस योर व्यूज। So with this we have completed the exercise of chapter number 10 and we have also completed all the exercises of 11th economics as well as 11th accounts। बच्चों सारे टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइजेस मैंने यहाँ पे दिए हैं। आई एम शेयरिंग द प्लेलिस्ट लिंक हियर। अगर अभी तक आपने कोई लेक्चर्स नहीं देखे हैं, डू गो एंड चेक दोज लेक्चर्स आउट, बिकॉज एग्जाम में आपको बहुत बार टेक्स्ट बुक के ही सवाल पूछे जाते हैं। सो अगर आपने एक्सरसाइजेस अच्छी से कर लिए तो एग्जाम में आपका स्कोर डेफिनेटली बहुत अच्छा आएगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर 11th एग्जामिनेशंस बच्चों। सी यू ऑन दी अदर साइड बच्चों। जब आपकी 11th की एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे, हम मिलेंगे, हमारे 12th स्टैंडर्ड की पढ़ाई करेंगे प्रॉपरली। वी आर गोइंग टू प्लान द एंटायर ईयर। सब कुछ बहुत ही अच्छी से हम 12th के लिए करेंगे, सो दैट 12th बोर्ड में भी हम बहुत फ्लाइंग कलर्स से पास हो सके। टिल देन टेक केयर।